नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 105 के चैप्टर नंबर 8 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा समाज, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और संस्कृति, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ना चैप्टर नंबर 3 की वीडियो जरूर देखिए, जहाँ पर हमने पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के इतिहास के बारे में पढ़ा था। और हम सभी जानते हैं कि उस समय पाल, राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। और जो पाल वंश था वो उसकी जो सरजमी थी जहाँ पर वो शासन कर रहा था वो बंगाल का क्षेत्र था। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि बंगाल और ख़ास तौर पे असम, यहाँ की राज व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसे था। तो चैप्टर में हर चैप्टर की तरह एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ प्रस्तावना सिर्फ हमें ये बताती है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि पाल वंश के समय बंगाल की राजव्यवस्था कैसी थी और असम की राजव्यवस्था कैसी थी। तो देखो भाई, जब हम राजव्यवस्था का अध्ययन करते हैं ना, तो हम ये अध्ययन करते हैं कि वहाँ का शासक कौन था, उसने किस प्रकार की उपाधियाँ धारण की थी, इसके साथ साथ प्रशासन कैसे चलाया जाता था, कौन कौन से अधिकारी थे जो प्रशासन में भाग लेते थे, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों को क्या कहा जाता था, गाँवों को क्या कहा जाता था। तो यही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पाल वंश के समय बंगाल और असम की राजव्यवस्था कैसी थी। तो जब हम पाल राजव्यवस्था की बात करते हैं तो हमें उसके बारे में पता कैसे चलता है। तो देखिए, हमें इतिहास के बारे में जो ज़्यादातर जानकारी पता चलती है वो पता चलती है जो राजाओं महाराजाओं द्वारा अभिलेख तैयार करवाए जाते हैं। यानी कि प्राचीन काल पे दीवारों पर, औजारों पर, मृत भांडों पर जो भी लेख पाए गए हैं, ऐसे लेखों को हम अभिलेख कहते हैं। इसके अलावा स्तंभ लेख, शिलालेख पत्थरों पर जो पाए गए हैं, तो इस प्रकार के जो लेख हैं, इससे हमें प्राचीन काल के राजाओं महाराजाओं के इतिहास के बारे में इतिहासकारों को पता चलता है। तो इसी प्रकार से पाल वंश के लोगों ने, पाल वंश के राजाओं ने कई सारे शिलालेखों का निर्माण करवाया, उस पर अपने इतिहास को दर्ज करवाया है। ऐसे में इतिहासकारों द्वारा इन्हीं शिलालेखों का अध्ययन करके हमें इस राजवंश के बारे में पता चलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि पाल वंश के राजाओं ने बड़े पैमाने पर धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान दिया, बहुत सारे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए, शिव मंदिर, बौद्ध मठों के लिए भूमि अनुदान दिया। हालांकि कुछ शिलालेखों में प्रशासन को समझने के लिए भी जानकारी हमें मिली है। यानी कि पाल वंश के जो अभिलेख हैं, पाल वंश के जो शिलालेख हैं, इनसे हमें किस किस चीज़ के बारे में पता चला है कि ये लोग दानी थे। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को बनवाने के लिए दान दिया है, इसके साथ साथ बौद्ध मठों को भी दान दिया है, इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया है। तो इस प्रकार से इनके शिलालेख भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि एक शिलालेख है खालिमपुर का शिलालेख, और एक है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र मतलब होता है तांबे की सील्ड। तो इस पर कन्नौज में जो इनकी जीत हुई थी पाल धर्मपाल की, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। जहां राजा नारायणपाल के शासनकाल के दौरान आगे चलकर एक बड़ल स्तंभ लेख था, कुमारपाल के शासन के दौरान एक कमौली शिलालेख, ताम्रपत्र शिलालेख था, जिससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप इन शिलालेखों के नाम लिख दोगे तो नंबर और ज़्यादा मिलने के चांस है, वरना एकाध शिलालेख तो आप लिख ही देना। तो पाल वंश की शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी, जहां इसकी स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने। इसका पहला शासक कौन था? गोपाल, क्योंकि इसे लोगों ने खुद ही चुना था। क्योंकि बंगाल में ना एक समय अराजकता की स्थिति आ गई थी, कोई भी शासक नहीं था। मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय का मतलब होता है हर एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, यानी कि हर एक बड़ा बंदा छोटे बंदे को सता रहा था। ऐसे में लोगों ने अपने बीच में से गोपाल को चुना, क्योंकि वो एक शांति व्यवस्था चाहते थे। और ऐसे में जब गोपाल राजा बना तो आगे चलकर शासकों ने यहाँ के महाराजा, अधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसे उच्च उच्च उपाधियों को धारण किया और बड़े पैमाने पर मंत्री और सचिवों की मदद से शासन की शुरुआत की, जिसके बारे में हमें बड़ल स्तंभ शिलालेख में पता भी चलता है। जहाँ बड़ल स्तंभ शिलालेख जो है, उसमें मंत्रियों की स्थिति के बारे में पता चलता है कि जो मंत्री थे ये भी वंशानुगत थे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं का परिवार शासन कर रहा था। राज्य की बात की जाए तो राज्य को भुक्ति के नाम से विभाजित किया गया था। जैसे आजकल हम डिस्ट्रिक्ट और पहले प्रांतों में बांटा जाता था, तो उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। जिसमें जो प्रशासन चलाते थे वो प्रशासन चलाते थे उपरिक। तो प्रांतों को क्या कहा जा रहा है? भुक्ति कहा जा रहा है। उन पर जो प्रशासन चला रहा है उसे क्या कहा जा रहा है? उपरिक या उपारिक कहा जा रहा है। इसके अलावा एक बंदा और होगा जो कि जिले, जिले यानी कि विषय, और गांवों को क्या कहा जाएगा? ग्रामिक। तो जो विषय को चलाएगा यानी कि जिलों को चलाएगा उसे कहते हैं विषयपति, और विषयपति ही गांव को चलाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? मजूमदार। इसके अलावा एक और अधिकारी था जो विषय के स्तर पर काम करते थे, इन्हें कहा जाता था अधिकरण।
जो कि भूमि अनुदानों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करते थे। 10-10 गांवों की इकाई को 10 ग्रामिक कहा जाता था। इसके अलावा शिलालेखों में यही पता चला है कि राजपुत्र, राजन, राजनयक, रांजक और राणक जैसे अधिकारियों का उल्लेख मिला है, जो कि जिन राज्यों को हराया जाता था उन राज्यों में जिन जागीरदारों की नियुक्ति की जाती थी उन्हें ऐसी उपाधियां दी जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है पाल वंश की राजव्यवस्था का, इसमें कोई एक स्वतंत्र राजधानी नहीं थी। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर एक ही राजधानी थी। इस प्रकार गंगा नदी के तट पर कई स्थान जैसे कि पाटलिपुत्र, मुग्धागिरी, रामवती, वत, पव, रतक, विलासपुर या हरधमा, सहसकंद, कंचनपुरा और कपिलावस्क ने उनकी राजधानी के रूप में कार्य किया। यानी कि शॉर्ट में बात की जाए तो पाल वंश के इतिहास के बारे में हमें अभिलेखों से पता चलता है, ताम्रपत्रों से पता चलता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान दिया, न सिर्फ ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया बल्कि बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं और अन्य क्षेत्रों में भी भूमि का अनुदान उन्होंने दिया है, जैसे कि खालिमपुर और बड़ल अभिलेख से हमें पता चलता है। इसके साथ साथ इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था गोपाल। और उसे किस लिए चुना गया था? क्योंकि बंगाल में एक समय अराजकता की स्थिति आ गई थी, कोई भी शासन व्यवस्था अच्छे से काम नहीं कर रही थी। महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियां यहाँ के राजाओं ने ली है और प्रांतों को भुक्ति के नाम से जाना गया है। और उसका शासन कौन चला रहे हैं? उपारिक। तो ये सब चीज़ें हमने इस अभी तक पढ़ी है। अब हम बात करते हैं असम की। जब हम असम की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि असम में भी शुरू में पालों का ही शासन था, लेकिन आगे चलकर एक नया वंश यहाँ पर आया, सलम्ब राजवंश, जिसका राजा था हरज वर्मन। तो हरज वर्मन ने असम को बंगाल के राजतंत्र से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक नई रियासत की स्थापना करी, जहां इस राजवंश ने सन 800 से लेकर 1000 तक शासन किया है। जहां इसमें 3 राजाओं के बारे में पता चलता है, एक हरज वर्मन, एक वनमल और एक वर्मदेव। बलवर्मन तृतीय द्वारा जारी किए गए जो ताम्रपत्र हैं और जो शिलालेख हैं, इससे उसकी राजव्यवस्था के बारे में हमें पता चलता है। इन्होंने भी पाल राजाओं की तरह ही परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा अधिराज जैसी कई कई उपाधियां ली हैं। यानी कि बंगाल और असम की अर्थव्यवस्था लगभग, राजव्यवस्था लगभग एक जैसी है। हरज वर्मन के हयुंतल अभिलेख से हमें पता चलता है कि व्यापारियों और राजकुमारों द्वारा उनके राज्याभिषेक के दौरान पानी का छिड़काव किया जाता था। यानी कि जब भी कोई राजा बनता था तो उनके राज्याभिषेक के दौरान उनके सिर पर पानी से छींटे लाके उनके ऊपर मुकुट पहनाया जाता था। इसके अलावा कुछ अधिकारी जैसे महाप्रतिहार, महासेनापति, ब्राह्मणाधिकार जैसे अधिकारों का उल्लेख मिला है। बलवंत तृतीय के 2 अभिलेखों से हमें पता चलता है कि पर्वतिया और नौगांव ताम्रपत्र, जिससे हमें यह पता चलता है कि इन्हें भी बंगाल की तरह ही विषय और मंडलों में विभाजित किया गया था। विषय के स्तर पर एक अधिकारी होता था और इसी प्रकार से राजपुत्र, रणक और अन्य लोगों का भी उल्लेख अधिकारी रूप में मिला है, जो कि संभवतः जागीरदार रहे होंगे। राजवंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था त्याग सिंह या फिर त्यागा सिंह। ये बिना वारिस के मर गया और उसके बाद इस राजवंश का अंत हो गया। तो अगर हम बात करें इस राजवंश की, तो इसकी जो राजधानी थी वो गुवाहाटी थी और इस राजवंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था रतनपाल। तो असम और बंगाल की ये राजव्यवस्था थी। आगे चैप्टर में हमें बताया गया कि पाल अभिलेखों के अध्ययन पर रामशरण शर्मा, जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इनकी एंशिएंट हिस्ट्री की किताब भी आती है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने कहा है कि राजव्यवस्था पे सामंती व्यवस्था थी। सामंती में क्या होगा? देखिए, एक राजा होता है लेकिन वो सभी जगह से करों की वसूली नहीं कर सकता, तो वो कर की वसूली के लिए अपने अंदर एक बंदे को रखेगा। वो बंदा सामंत कहलाएगा। वो राजा को एक निश्चित कर देगा और बदले में उस क्षेत्र के सारे अधिकार उसे मिल जाएंगे। ये व्यवस्था प्राचीन रोम साम्राज्य से ली गई थी। तो ज़्यादातर अभिलेखों में सामंतीकरण के बारे में पता चलता है। धर्मपाल के समय में बहुत सारे भूमि अनुदान दिए गए। ज़्यादातर भूमि जो अनुदान दिए गए थे वो ब्राह्मणों को दिए गए थे, शैव मंदिरों को दिए गए थे और बौद्ध मठों को दिए गए थे। इसके अलावा जिनको ये अनुदान दिया जाता था वो लोग अपनी ज़मीन से कर को इकट्ठा करते थे और चाहे तो वहाँ के लोगों पर जुर्माना भी लगा सकते थे। इससे पता चलता है कि जिस बंदे को जौन सा गाँव भूमि अनुदान दिया जाएगा वो बंदा उस गाँव का छोटा सा एक शासक बन जाएगा। कम से कम उसे कर इकट्ठा करने और जुर्माना लगाने का अधिकार तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा राज के हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं होगा। शासक, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, परम भट्टाकर, परमेश्वर और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण करेंगे। तो अगर हम राज व्यवस्था की बात करें तो राज व्यवस्था आई होप सो आप पाल वंश की कर देंगे। वीडियो आपको समझ में आ रही है आई होप। अब ऐसी अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी। अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है या उद्योग आधारित है। तो उस समय की हम अर्थव्यवस्था की अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है उस समय कृषि आधारित है। इस अवधि में भूमि अनुदान ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे। अर्थव्यवस्था में इसलिए दिया जाएगा ये भूमि अनुदान ताकि कृषि का विस्तार हो सके।
क्योंकि पूर्वी गंगा के उपजाऊ मैदान हैं यहाँ पर, जो कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त थे। ऐसे में यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से किस पर निर्भर थी? कृषि पर। जहाँ पर एक ग्रंथ भी लिखा गया कृषि पाराशर, जिसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ नारियल, कटहल, आम, सुपारी ऐसे बहुत सारे पेड़ मिले हैं, जिससे बदलता है यहाँ पर बागवानी कृषि भी थी। असम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र घाटी चावल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। 9वीं शताब्दी में राजा हरज वर्मन ने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए तटबंधों का भी निर्माण किया था। इसके अलावा असम, तिब्बत और चीन के साथ इनका व्यापार होता था। पालों ने दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन तक पहुंच रखने वाले बंगाली खाड़ी के बंदरगाहों पर नियंत्रण कर रखा था। इसके अलावा पाल राजवंश से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के बारे में हमें पता चलता है कि कपड़े और तलवार बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते थे। इसके अलावा असम राज्य जो था वो काली मुसब्बर लकड़ी के लिए फेमस था। इसके अलावा बांस की लकड़ी, बेंत और रेशम, सूती के पेड़ इत्यादि यहाँ के लिए प्रमुख थे। रेशम के कीड़ों के आहार के लिए ये सब चीज़ें की जाती थी। ब्रह्मपुत्र के तट पर सोने की प्रचुर मात्रा थी, यानी सोने की पहाड़ियाँ थीं, और तिब्बत से घोड़ों का आयात किया जाता था। तो इस प्रकार से इसकी अर्थव्यवस्था इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी, चाहे बंगाल की बात की जाए और चाहे असम की बात की जाए। आगे बंगाल और असम की सोसाइटी के बारे में बात की गई। तो अगर हमें इस काल में बंगाल की सोसाइटी को समझना है तो हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण और बृहद धर्म पुराण का अध्ययन करना होगा। R.S. शर्मा यानी कि रामशरण शर्मा के अनुसार वर्ण समाज में केवल 2 ही जातियाँ थी। देखिए वैसे तो वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन यहाँ पर वर्ण सिर्फ 2 थे, जो कि रामशरण शर्मा कहते हैं, एक ब्राह्मण और एक शूद्र। क्षत्रिय और वैश्यों का यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। इस क्षेत्र में शूद्रों की संख्या अधिक है और किसान और कारीगर वर्ग के पदों पर शूद्रों का जो है वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। जहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण ने शूद्रों को 3 किस्मों में बांटा है। एक थे उच्च शूद्र, जो डॉक्टर थे यानी कि चिकित्सक थे, इत्र बेचने वाले थे, व्यापारी थे, हलवाई थे, मालाकार यानी कि माला बनाने वाले थे। इन्हें शतशूद्र के नाम से भी जाना जाता था। ये ब्राह्मणों को केवल पानी दे सकते थे, शतशूद्र। दूसरे में आते थे मध्यम शूद्र यानी कि मध्य श्रेणी, जिसमें स्वर्णकार होंगे, आदिवासी होंगे, जैलक यानी कि मछुआरे होंगे, रजक यानी कि धोबी होंगे, और निम्न जन में यानी कि निम्न में होंगे चांडाल और चर्मकार। यानी कि शूद्रों की श्रेणी कितने भागों में बांटी है? 3। पहले में शतशूद्र, दूसरे में मध्यम शूद्र और तीसरे में निम्न शूद्र। इसके अलावा बंगाल में ब्राह्मणों की लगभग 56 उपजातियों के बारे में पता हमें चलता है। ब्राह्मणों के पदों में न केवल उत्तर भारत में पुजारी शामिल थे, बल्कि आर्य जातियों के पुजारी भी थे, जिन्हें आर्य गोत्र दिए गए थे। असम की ये तो बात होगी बंगाल की। असम की बात की जाए तो असम में कृषि व्यवहार की एक लंबी परंपरा मिली है, जो कि ब्राह्मणों से जुड़ी हुई है। इन भूमियों पर मिकिर, खासी, कुकी और कचरी, कचारी जैसी जो जनजातियां थीं, ये खेती करती थीं। ब्राह्मणों के संपर्क ने इन समूहों को हिंदू समाज में आत्मसात किया और किसानों के पदों में नाविक, बुनकर, कुम्हार जैसे व्यवसायों को बढ़ावा मिला। इसके अलावा अभिलेखों में कायस्थ, लेखक, देवज्ञ, वैद्य जैसे अन्य समूहों के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से सोसाइटी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में आधारित थी और उसी प्रकार से वो कार्य करते थे। लास्ट में चैप्टर के कल्चर की बात की गई। चैप्टर बहुत छोटा है और आसान सा एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पाल वंश के समय में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में बताइए। तो जब हम बात करते हैं पाल वंश की, तो ये जो वंश था ये कला और संस्कृति का संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। दक्षिण पूर्वी एशिया, नेपाल और तिब्बत में बड़े पैमाने पर इसने कलाकृतियों को प्रभावित किया, मूर्ति कला को बढ़ावा दिया, वास्तुकला को बढ़ावा दिया, बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण किया गया, पत्थर की मूर्ति कलाओं का निर्माण किया गया, परतदार चट्टान और फिलेट पत्थर से बनी हुई जिसमें रंग भूरा या काला भूरा था, बड़े पैमाने पर बुद्ध की छवियों को दर्शाया गया है। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया है। बौद्ध मूर्तियों के अलावा हिंदू मूर्तियां फिर आगे चलकर 11वीं शताब्दी में अधिक सामान्य हो गई। काफ़ी संख्या में संत, ऋषि, अगस्त्य को चित्रित किया गया। उनकी पूजा नेपाल और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। यानी कि पहले बौद्ध कला को बढ़ावा दिया गया, फिर समय बीतते बीतते इन्होंने क्या करा, हिंदू मूर्तियों की जो संस्कृति थी उसको बढ़ावा दिया। अगस्त्य ऋषि के अलावा सूर्य देव की मूर्तियाँ चित्रित की गई। धातु में मूर्तियाँ ज़्यादातर तांबे की होती थी। चांदी की मूर्तियाँ और सोने की मूर्तियाँ भी हमें मिली हैं। विष्णु जैसे हिंदू देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, जो कि एक महान तकनीकी उपलब्धि थी। पाल कला अपनी चित्रकला के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थी भाई, जहाँ पर हमें नालंदा में कुछ भित्ति चित्र मिलते हैं। हालांकि शुरुआत में जितने भी चित्र थे वो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड थे। तो अगर हम
पाल वंश की संस्कृति की बात की जाए तो शुरुआत में बौद्ध कला को संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन 11वीं शताब्दी आते तक हिंदू संस्कृति की कला को भी संरक्षण दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर मंदिर मूर्तियों का निर्माण होगा, जहां मूर्तियां तांबे की भी हो सकती हैं, सोने की भी हो सकती हैं और चांदी की भी हो सकती हैं। जहां शुरुआत में अगस्त ऋषि की पूजा को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और आगे चलकर सूर्य और अन्य देवी देवताओं का भी वर्णन किया गया है। कलर में ये लोग जो यूज़ करते थे, लाल, पीला, नीला, हरा, काला और सफ़ेद रंग ज़्यादातर यूज़ किए गए हैं लघु चित्रों में। और इसके अलावा चित्रकला की शैली इनकी जो थी ये आगे चलकर और क्षेत्रों में फैल गई, जहां इसके नमूने कश्मीर, लद्दाख और भारत के म्यांमार, नेपाल और तिब्बत में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पाल वंश की चित्रकला का अन्य लोगों ने क्या किया, कॉपी किया। कला के अलावा पाल वंश के लोगों ने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। महान नालंदा जो यूनिवर्सिटी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय था, उनके शासनकाल में फला फूला। इन्होंने भाषा विज्ञान, व्याकरण और मठ के नियमों के अध्ययन के लिए भिक्षुओं को अनुदान भी दिए हैं। इस प्रकार राजा देवपाल का एक ताम्रपत्र है जिससे हमें पता चलता है कि उन्होंने जावा, सुमात्रा और मलेशिया के राजाओं को 5 गांव दान में दिए थे जो कि मठ बनाने के लिए थे। इसके अलावा संस्कृत राज दरबार की एक भाषा थी और उनके शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण साहित्यिक और तकनीकी रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कि विधि में जिमूतवाहन ने दयाभाग नामक एक ग्रंथ की रचना की है जो कि आज भी बंगाल और असम में प्रभावशाली है। चिकित्सा के क्षेत्र में माधव द्वारा बीमारियों पर एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है रोग विनिश्चय। इसी प्रकार सुरपाल ने शब्द प्रदीप में औषधीय पौधों के बारे में लिखा है। चक्रपाणि दत्त ने चरक और सुश्रुत पर टीकाएं लिखी हैं। इसके अलावा काव्य में राजदरबारी कवि संध्याकार नंदी ने रामचरित की रचना की है, जो राम की कहानी के साथ साथ रामपाल के बारे में भी बताया जाता है। पड़ोसी असम की, ये तो बात होगी बंगाल की, पड़ोसी असम की बात की जाए तो पाल राज से मुक्ति के बाद यहाँ पर जब सलम वंश आया तो इसने हरपेश्वर में एक नई राजधानी का निर्माण किया जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। इसने कई शिव मंदिरों का निर्माण किया जिनके खंडर आज भी हमें तेजपुर में दिखाई देते हैं। इसके अलावा असमी भाषा में कविताओं का एक समुच्चय इकट्ठा किया गया जिसे हम बिहू कहते हैं। आज भी एसएससी में क्वेश्चन आते हैं कि असम का कौन सा लोकप्रिय गीत है, तो वो है बिहू। बुद्धिमानी की वाणियों का संग्रह डग बनित भी हम देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर इतना ही है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया हुआ है। आई होप सो इस चैप्टर को आप बहुत इजी वे में लिख देंगे। चैप्टर से सिर्फ जो प्रश्न बनेगा वो सिर्फ प्रश्न ये बनेगा कि प्रारंभिक मध्यकाल में या पाल वंश के शासनकाल के समय में असम और बंगाल की राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज पर चर्चा कीजिए। तो आप चैप्टर नंबर 3 की वीडियो जरूर देख लीजिए भाई, ताकि ये चैप्टर आपको और ईजी वे में समझ में आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर का आधा तो चैप्टर नंबर 3 में ही चर्चा कर ली गई है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए ताकि हम पूरे के पूरे कोर्स को जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।